पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के थाना चेतगंज क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वंचित 25,000 के 2 इनामी अभियुक्त महेंद्र मिश्रा व देवेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी मड़वर्डी स्थित एक मकान में 3 मई की शाम 7 बजे की गई। बरामदगी में एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 16 लीटर 750 मिली अवैध अंग्रेजी शराब और 10 किलो 100 ग्राम गांजा मिला है। आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बनारस में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और पहले गिरफ्तार अनिकेत चौहान के साथ मिलकर ये कार्य करते थे। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दोनों में एनडीपीएस, आर्म एक्ट व आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा व उनकी टीम द्वारा की गई ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये दिनांक 2 मई 2025 को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में विभिन्न जगहों पे चेकिंग किया जा रहा है। इस चेकिंग के दौरान लकड़ी मंडी एरिया में एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी जो बिना नंबर प्लेट की थी। डाउट होने पे इसको गाड़ी को रोका गया था और तलाश ली गई थी। गाड़ी से कुछ नशीले पदार्थ बरामद हुए थे और उस व्यक्ति का नाम अनिकेत के रूप में पहचान हुआ और उससे गहराई से पूछताछ किया गया था और उस पूछताछ में हमको 2 व्यक्ति का नाम प्रकाश में आई। एक देवेंद्र मिश्रा और एक महेंद्र मिश्रा है और दोनों का मकान एक मड़वाड़ी थाना क्षेत्र में है। और इस सूचना पे हम तत्काल अपना स्थानीय पुलिस भेज के और इनको पूरा घर पे तलाशी लिया गया था और तलाशी के दौरान कई सारे एविडेंसेस हमें मिली है और जो पैकिंग मटेरियल्स है, कुछ 22 बॉटल हरियाणा की शराब जो यूपी में प्रतिबंधित है वो भी मिली है और साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल्स के अलावा और एक 315 बोर की देसी तमंचा भी मिली है, 2 जिंदा कारतूस भी मिली है और कुल 10 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद हुई है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान। और इसमें ये और गहराई से पूछताछ और जानकारी करने पर ये पाया गया कि इनके विरुद्ध कुल 5 मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। सुल्तानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी में से 3 मुकदमा है और इसमें ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये दोनों व्यक्ति 25,000 रुपए का इनामी अपराधी थे, इनाम घोषित अपराधी थे और ये इनसे भी और इनके नेटवर्क के बारे में और गहराई से जानकारी किया जाएगा। और ये जो नशे के विरुद्ध जो अभियान कमिश्नरेट वाराणसी में जो चलाया जा रहा है तो लगातार जारी रहेगा और विभिन्न स्रोतों में जो सूचना मिल रहे हैं उस सूचना पे भी कार्रवाई किया जाएगी। ये यूपी के थे या कुछ कब से ये काम करता है? ये प्रथम दृष्टया हमारा जो सूचना हमारे पास है ये 2018 से इनका आपराधिक इतिहास है। बात के चलें कि 2018 से ये लोग कर ही रहे हैं कार्रवाई। ये और भी जानकारी किया जा रहा है कि पूरा इसका गैंग का नेटवर्क कौन है, कौन इसका डिलीवरी बॉय कौन है, इसमें डीलर्स कौन है, इसका भी पूरे तरीके से जानकारी किया जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात निकल आया है कि ये पूरा नेटवर्क कोडवर्ड बेसिस में काम करते हैं। इसमें कुछ कोडवर्ड है, घी या नारियल का मतलब है कोकाइन का, और ये कुछ जियो का नाम दिया गया है गांजा के लिए, और एमडीएमए के लिए मम्मी डैडी का नाम दिया गया। ऐसे ही कुछ कोड वर्ड्स यूज करते हुए ये पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा ये ग्रुप संचालन शहर के क्षेत्रों में ये ऐसे तस्करी करते थे, कहाँ कुछ मान ये विभिन्न ये जो व्हाट्सएप में जो जानकारी हुई है चैटों में, ये शहर के विभिन्न जगहों पे डिलीवरी और सप्लाई और डिमांड का चीज पाया गया। इसमें भी जानकारी किया जाएगा इनके मेन डीलर्स कौन है, डिलीवरी बॉयज कौन है, ये कहाँ था, कितनी बार इन्होंने अब तक भेजे हैं। और साथ साथ ये भी उल्लेखनीय बात है कि सर्च के दौरान विभिन्न कई मात्रों में ये रजिस्टर्स भी मिला है जिसमें पूरा हिसाब किताब है, किसको कितने पैसे दिए, कितने माल दिए गए और उसका पूरा आदान प्रदान का पूरा रिकॉर्ड्स उसमें है। इसको भी मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको साइंटिफिक तरीके से जांच करते हुए तो पूरा एविडेंसेस आपके सामने ये कुल 5 मुकदमा है और 2-3 केसेस में वांछित भी है। रोहनिया से भी वांटेड है, शिवपुर से भी वांटेड है और शिवपुर से भी जेल गए हैं, सुल्तानपुर से भी जेल गए हैं।
ये लगभग 10 किलो 100 ग्राम माल बरामद हुई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 10 लाख है होगी। और ये इनका कहाँ सोर्स कहाँ से ले आते थे, ये कहाँ किस माध्यम से ले आते थे, उसको भी हम पूरे तरीके से जानकारी पकड़ने वाले कोई पहचान वगैरह जो ये जैसे पहले बताई, ये दोनों 25,000 रुपए की इनामी है, और जो टीम पकड़े हैं उनको रिवॉर्ड है। सर जो जिस जगह पड़ गया वो मकान है उसको भी सील किया जाएगा क्या? ये सबसे क्या है? ये प्रथम दृष्टिया जो जिस मकान में वो लोग रह रहे थे, वो इसको एक होटल के रूप में संचालन करने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन जो गोपनीय जानकारी हमें मिला है कि ये जो होटल टाइप के रूप में ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इनकम का सोर्स क्या है, कैसे इसको बनाया गया था, क्या परमिशन है कि नहीं, उसका पूरी तरीके से जानकारी करके अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित। सर क्या वो मकान का मालिक जो क्या दुबई में कोई रहता है सर? अभी ये जानकारी ऐसा सामने नहीं है, तो भी जानकारी काशी के प्रख्यात योग साधक और 129 वर्षीय पद्मश्री सम्मानित योग गुरु शिवानंद का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। शिवानंद का पार्थिव शरीर कबीर नगर आश्रम में रखा गया है, जहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, शिवानंद जी का योग जीवन आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। योग गुरु शिवानंद को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका संपूर्ण जीवन योग और सेवा को समर्पित रहा। काशी एक महान संत और साधक को आज विदाई दे रहा है। रविवार को वाराणसी के 48 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2025 परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। इस बार 24,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 11:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य था। बेचू में बने 11 केंद्रों सहित सभी जगहों पर 3 स्तरीय सुरक्षा जांच व्यवस्था लागू रही। कई अभ्यर्थियों से कलावा, लॉकेट, नोज रिंग, बालों की पिन और यहां तक कि जूते भी उतरवाए गए। बेचू के एक केंद्र पर एक छात्र से रुद्राक्ष की माला तक उतरवाई गई। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एनटीए ने बायोमेट्रिक व फेस रिकग्निशन जांच की व्यवस्था की थी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं थी। इस बार केवल सरकारी और अनुदानित संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। निजी कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया। ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया गया। छात्रों को हाफ शर्ट व चप्पल सैंडल पहनकर आना था, जबकि छात्राओं को धातु से बनी वस्तुएं पहनने पर रोक थी। परीक्षा की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक, सेंटर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एसटीएफ और एलआरयू की टीमें तैनात रहीं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य था। परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई है। हाँ, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं तो यहाँ पे वाराणसी से हूँ, राजा साहब। हाँ, किस चीज का पेपर है? हमारे तो नीट का पेपर है आज। पहला बार है या नहीं, ये दूसरा अटेम्प्ट है। कितनी तैयारियां की है? तैयारियाँ तो ठीक ठाक है सर, क्या तैयारी लगता है अच्छी कि इस बार है। उम्मीद है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, बेबी प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई? व्यवस्था सर अच्छी है। उन्होंने बैग वैग कहाँ रखी? बैग वगैरह तो है, मेरा भाई है यहाँ पर, उसको मैंने पकड़ा दिया है। और अंदर सिर्फ एडमिट कार्ड और ये बाकी चीजें, बस डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड है। जो अकेले आए जिनके पेरेंट्स नहीं है वो लोग सामान कहाँ रखते हैं? वो लोग सामान या फिर अपना आसपास में जमा करे, किसी को, कोई अगर ट्रस्टी है तो। जमा करने की व्यवस्था की गई है बेबी प्रशासन द्वारा? यहाँ पर तो मैं अभी आया हूँ अभी, और मुझे तो नहीं दिखी कहीं। अब प्रशासन हो सकता है अंदर उन्होंने व्यवस्था करके रखी हो। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर वाराणसी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर गुलाब बाग कार्यालय पर ढोल, नगाड़े, पटाखे और मिष्ठान वितरण के साथ आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने की, जबकि संयोजक पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य रहे। शोभनाथ मौर्य ने कहा कि 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना का निर्णय लेकर मोदी सरकार ने पिछड़े दलितों, आदिवासियों, किसानों और महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि यह फैसला सामाजिक आर्थिक असमानता को मिटाने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में निर्मला पटेल, अनूप जायसवाल, अशोक यादव, चंद्रशेखर उपाध्याय, कुसुम पटेल, अजय गुप्ता, सिंधु सोनकर समेत कई पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने प्रस्तुत किया। अब
अपना परिचय। मैं शोभनाथ मौर्य, महानगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। क्या कार्यक्रम किया? आज का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद का कार्यक्रम है, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ और मिष्ठान वितरण के साथ, आतिशबाजी के साथ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट ने हमारे जातिगत जनगणना का जो प्रस्ताव पास किया है, उसके उपलक्ष्य में पिछड़ा, दलित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र जो भी हैं, इनसे जो भी इसको आगे चल करके हम लोग को फायदा होना है, समाज की तरक्की होनी है, अंत्योदय की भावना का जो पालन होना है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न होकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय सभागार में भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 परिषद प्रवाह द्वारा पार्षद अधिवेशन एवं दायित्व ग्रहण समारोह 2025 से 26 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ सिंह, ट्रामा सेंटर सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण और पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद के महासचिव नामित पारित ने बताया कि ये वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन है, जिसमें पूर्व सत्र के पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त कर नवीन सत्र के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है। संस्था द्वारा समाज सेवा के अंतर्गत गरीब कन्याओं के विवाह, जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा सहायता और अन्य जन हितकारी कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम में परिषद के कई पदाधिकारी, सदस्य व गणमान्य जन उपस्थित रहे। तारीख भारत विकास परिषद काशी प्रांत का 24-25 सत्र का प्रांतीय महासचिव। किस प्रकार के भारत विकास परिषद की तरफ से दायित्व ग्रहण समारोह? ये भारत विकास परिषद का हर वर्ष एक दायित्व ग्रहण समारोह होता है। ये प्रांतीय अधिवेशन है बेसिकली। इसमें जो है एक सत्र के जो अधिकारी हैं वो दायित्वधारी बदलते हैं और जो नवीन सत्र के दायित्वधारी वो आज शपथ लेंगे। अगर बात की जाए तो भारत विकास परिषद NCR 2 कम शब्दों में क्या क्या काम करती है समाज? भारत विकास परिषद स्वस्थ, समक्ष और संस्कारित भारत के लिए ये पूरे राष्ट्र में ये कार्य करती है। इसमें 80 प्रांतों में इस भारत विकास परिषद की 1600 शाखाएं राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं। दायित्व ग्रहण समारोह के उपरांत भी कोई कार्य है, बस केवल दायित्व ग्रहण समारोह? आज केवल जो है वो दायित्व ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद काफी कार्यक्रम शाखाओं द्वारा और प्रांत द्वारा किए जाते हैं। आपके मुख्य अतिथि कौन? सौरभ सिंह जी हैं, ये ट्रामा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह। वाराणसी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ शहर भर में पोस्टर लगाए। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीर धनुष के साथ दिखाया गया है और संदेश दिया गया है, आतंकवाद का अंत पाकिस्तान की नाभि से होगा। अब प्रधानमंत्री का तीर पाकिस्तान की नाभि में लगेगा और आतंकवाद का संपूर्ण नाश होगा। इस पहल के जरिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। मैं अशोक सोनकर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश मंत्री। किस तरह का पोस्टर लगाया, क्या है ये पोस्टर जिस तरीके से रावण इसी तरह बीच बीच में बेकसूर लोगों को हमेशा अत्याचारी के रूप में मारता था, पीटता था, सब कुछ इसी तरह करता था, इसी तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का तीर के रूप में इसलिए निशान दिया हूँ कि प्रभु श्री राम के रूप में जो नाभि में, जो आतंक पाकिस्तान के नाभि में पड़ा हुआ है, जब तक वहां पे तीर नहीं लगेगा तब तक आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह रावण का भी अंत हुआ था तीर लगते हैं नाभि से ही, इसी तरह पाकिस्तान का भी अंत तीर लगने से ही होगा। जो घटना हुई है, नृशंस हत्या हुई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों ने किया है, हमारे निर्दोष जो सैलानी थे बेचारे अपने परिवार को लेकर घूमने फिरने गए थे, हमनी लोग के बीच के लोग थे, अपने छुट्टियां मनाने गए थे, उनको जाति धर्म उनके कपड़े उतरवा कर जिस तरीके से आतंकवादियों ने यह हमला किया है, मैं इसका बहुत ही घोर निंदा करता हूं और अपने प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं, इस खून के बदले से खून से लिया जाएगा और उनके घर में घुस के मारा जाएगा। अभी उधर से बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी अगर बंद किया तो वहाँ खून बहेगा, उसको लेकर क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी ने बस पानी बंद करने से ही पाकिस्तान में जो है तड़प मच गई है कि आगे क्या होगा। तो ऐसे ही हम कमजोर बहुत है, ऐसा ना हो कि हमें कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाए। और मेरे मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है। अब पहले तो एयर स्ट्राइक से घुस के मारा गया था, इस बार सीधे हमारे थल के जो पैदल चलने वाले थल सेना है वो घर में घुस के मारने का काम करेंगे, वो प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान और देशों से सहयोग मांग रहा है कि ये अच्छा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब विश्व का सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी
चारों तरफ जब नजरें फेर देंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो पाकिस्तान का साथ है। सऊदी अरब में गया था तो उन्होंने बोला कि अगर मुनीर को अगर पाया गया तो मुनीर तो मेन जड़ है, वहाँ का सरकार चलाने वाला मुनीर ही है, जो वहाँ का जनरल मेजर है। और नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो नापाक हरकत हमेशा करती है, इसलिए अब नाभि में तीर चलाने का काम करेंगे। बयानवीरों की कमी नहीं है, पाकिस्तान की तो एक से एक बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? पाकिस्तान तरह तरह के तो अफवाह उड़ाते रहती हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान अब ऐसा जवाब देगा जो विश्व पूरे नाजीर होगा। पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम भीटी के पास से ट्रैक्टर चोरी के वंचित अभियुक्त नितेश पुत्र पिंटू राम निवासी खुरहट थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार किया। बरामदगी में चोरी का स्वराज ट्रैक्टर यूपी 54Z6496 मैट ट्रॉली, एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। वो धारा 317(2), 317(4) की बढ़ोतरी कर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह सहित थाना कोतवाली नगर मऊ की पुलिस टीम। जनपद मऊ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक 30 तारीख को एक ट्रैक्टर चोरी थाना कोतवाली के मिट्टी चौकी क्षेत्र से हुआ था, जिसका मुकदमा दिनांक 2/5/2025 को वादी द्वारा अंकित कराया गया था। उसी मुकदमे के क्रम में विवेचना के क्रम में और जो चोरी हुई उसी के क्रम में 50 सीसीटीवियों का अवलोकन लगभग किया गया था। उसी के आधार पर ये रहता कि जो चोरी गया हुआ जो ट्रैक्टर है वो खुरट की तरफ गया है और चोर शायद खुरट की तरफ भी हो सकते हैं। इसी पे मतलब अग्रिम विवेचना करते हुए एक अभियुक्त है नितेश सनोफ पिंटू राम निवासी खुरट थाना रानीपुर, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। उसको स्टेडियम के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई उसी के आधार पर एक ट्रैक्टर जो चोरी गया हुआ था और ट्रॉली, एक अदद तमंचा 315 बोर और एक अदद कारतूस 315 बोर से बरामद किए गए हैं। और एक विशेष बात यह है कि ये जो चोर है वो बहुत शातिर किस्म का है, जो वाहनों की चोरी भी करता है, मोबाइल की छनौती और जो शराब की दुकान है उनसे भी चोरी और लूट की वारदात करता है। इसके पूर्व से 7 मुकदमे हैं और 2 मुकदमे अभी कोतवाली नगर क्षेत्र में पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार कुल इस पर 9 मुकदमे हैं और एक शातिर चोर है। जो इसके मुकदमे भी हैं कोतवाली नगर में पंजीकृत हैं, कोपागंज थाने में पंजीकृत हैं, मोहम्मदाबाद थाने में और एक जनपद गाजीपुर के कासमाबाद थाने में भी मुकदमा पंजीकृत है। इसके साथ और भी लोग अब वो इस संबंध में विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी इसमें अभियुक्त और जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर सर ये कैसे गिरफ्तार हुआ? ये मुखबिर की सूचना के आधार पर सीसीटीवी में भी आया था? सीसीटीवी में असल में ट्रैक्टर ले जाना देखा गया था, मतलब सकल सूरत तो उसमें नहीं दिखा, लेकिन ट्रैक्टर इस तरफ गया है वो उसके घर पकड़ा। ठीक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने 4 मई को अपने वाराणसी कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से राफेल विमान का चित्र दिखाकर तंज कसा। राफेल से नींबू मिर्ची कब उतारेगी मोदी सरकार? अजय राय ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी असुरक्षित सीमा, बढ़ता आतंकवाद, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से राफेल से कार्रवाई करने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर सर्वदलीय बैठक में भाग लिया, कश्मीर जाकर घायलों से मिले, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जबकि पीएम मोदी फिल्मी सितारों के बीच व्यस्त नजर आए। अजय राय ने यूपी के कानून व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य अपराधियों के हवाले है। हाल ही में पिंडरा विधानसभा के हेमंत पटेल की हत्या इसका उदाहरण है। दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष ग्राम प्रधान पर 302 का झूठा मुकदमा लादा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने, संविधान कुचलने और आतंकी घटनाओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।
पत्रकार वार्ता में राघवेंद्र चौबे, गुलशन अली, ओम प्रकाश ओझा, पंकज सोनकर, फसाहत हुसैन, बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। ये देश की सरकार ने नींबू मिर्चा बांधा था, ये मेरा बांधा हुआ नहीं है, ये देश की सरकार ने बांधा है। मैंने तो केवल एक आपके सामने दिखाया है कि पूरे देश की जनता फिर से उसको देख ले कि नींबू मिर्चा सरकार ने बांधकर राफेल को खड़ा किया हुआ है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का एक बयान आया है, राहुल गांधी को उन्होंने सनातन धर्म से बहिष्कृत किया है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं और शिव जी के पुजारी हैं। अकेला आदमी जिन्होंने मानसरोवर की यात्रा की है, पूरे केदारनाथ की पदयात्रा करते हुए दर्शन पूजा पाठ किया है। राहुल गांधी जी के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी शिव भक्त हैं और महादेव के भक्त हैं हम लोग। आप मदरसों पर कार्रवाई शुरू कर दी है सरकार ने, क्या कहेंगे? बुलडोजर भी अब सरकार कोई कार्रवाई, ये राफेल कब ये उड़ेगा, ये नींबू मिर्ची कब हटेगी, ये योगी जी रक्षा मंत्री जी यहीं से सांसद हैं लखनऊ से, ये कार्रवाई कब करेगा, हम लोग इसके इंतजार में बैठे हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तो केवल और केवल चीज़ों को डाइवर्ट करना और हिंदू मुसलमान करना, और उनका एक ही मकसद है कि कैसे लोगों को सताया जाए, कैसे लोगों को कमज़ोर किया जाए। पर जनता देख चुकी है कि आप इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, प्रदेश में नहीं सुधार पा रहे हैं और लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसको कैसे भी डाइवर्ट करने का आप काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हुई थी AI के थ्रू, बाबा साहब के साथ बड़ा बवाल किया। कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? नहीं, देखिए, बाबा साहब का निश्चित तौर से बाबा साहब हमारे लिए सम्मान है। बाबा साहब ने देश के संविधान को बनाया है, बाबा साहब हमारे दिल में है। राय साहब, एक सवाल। अतुल्य काशी संस्था द्वारा BHU स्थित डॉक्टर्स लाउंज में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया गया। शिविर में कुल 115 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष विनय गुप्ता के नेतृत्व में शैलेश गुप्ता, रुपेश चौरसिया, विनय राय, प्रतीक मिश्र, ऋषिकेश, अश्वनी सिंह, सत्य प्रकाश, मनीष, इरमतियाज अहमद सहित कई सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। संस्था का उद्देश्य संदेश देना था कि किसी का खून बहाना कायरता है, किसी के लिए खून दान करना सच्ची वीरता है। सुदीप महेंद्रा, प्रवक्ता अतुल्य काशी। आज जो ये रक्तदान शिविर लगा है, ये किस एवज में लगाया है? हमारा उद्देश्य इस रक्तदान शिविर को लगाने के पीछे इतना था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें लगभग 26 हिंदू पर्यटकों को अनायास मार दिया गया, उनका खून अनायास बहाया गया, तो उसी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और विरोध दोनों दर्ज कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। हमारा ऐसा मानना है कि किसी का खून बहाना ये तो बड़ी कायरता का काम है, पर किसी के लिए खून देना यही सच्ची वीरता है, और इसी का संदेश समाज को देने के लिए हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और अब तक लगभग हम लोग 50 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं, जबकि समय अभी 12:30-1 का ही हो रहा है। हमारा डोनेशन 4 बजे तक चलेगा। पूरी उम्मीद है कि हम लोग 100 यूनिट कम से कम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रक्तदान करवाएंगे। अतुल्य काशी को अगर 2 शब्दों में समझा जाए तो अतुल्य काशी समाज के लिए और क्या क्या कार्य करती है? अतुल्य काशी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग सदैव इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। ये पहलगाम की घटना है, इसके पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। उस समय हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप पुलवामा को समर्पित करते हुए किया था, और उस समय हमारे 276 यूनिट डोनेशन हुए थे। कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष HS बेंसला उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे, और हम लोगों ने उस 276 यूनिट रक्तदान को करके समाज को फिर से यही संदेश देने का प्रयास किया कि सच्ची वीरता दान देने में है, किसी का खून बहाने में नहीं। भारत सरकार की तरफ से आज 12वां दिन है, अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे जहाँ तक समझता हूँ, मेरे हिसाब से भारत सरकार अपना काम पूरी तरह से कर रही है। मुख्य रूप से जो सिंधु जल समझौता उन्होंने रोका है,
आज भाई वाजिब सी बात है कि बांध वगैरह बनने में समय बहुत अधिक लगेगा, पर आज वर्तमान समय में हम जल संबंधी डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ये समझौते को रोकने की बात आई, अगले ही दिन उधर से लोग चिल्लाने लगे कि फलानी नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी उनको पूर्व सूचना नहीं थी। ये भारत सरकार का ही एक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ इस बार निश्चित करेंगे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में दलित समाज के वर्तमान प्रधान पुत्र प्रमोद कुमार पर ब्राह्मण समाज के दबंगों ने पुरानी रंजिश व प्रधानी चुनाव को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर पहुंची उनकी बेटी को भी बुरी तरह पीटा गया। दोनों की हालत नाजुक है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि थाने में 16 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। प्रमोद ने बताया कि मनोज पांडे व उनके सहयोगियों ने जाति सूचक गालियां देते हुए हमला किया। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने मामले को व्यस्तता का हवाला देकर टाल दिया है। घर ग्राम धर्मपुर, पोस्ट दौलताबाद, थाना जहानागंज, जिला आजमगढ़ के हम निवासी हैं। हम ब्राह्मण बस्ती, मेरी माँ ग्राम प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं जा रहा था ब्राह्मण बस्ती से आ रहा था, कुछ काम था मेरा। और वहाँ पे जो है मनोज पांडे, चंद्रदत्त पांडे, चैतू पांडे, और वहाँ से साजिश पहले से बनाए थे हमको मारने खाते ने। पुरानी रंजिश थी है प्रधानी के लेकर। अब कुल्हाड़ी से हमको जो है पीछे से मारे। हमने कहा अरे भैया क्या हुआ, मत मारा गुरु, मत मारा। तब लगे वहाँ पे मारने। चमार सारे भोसड़ी वाले, तुम ज़्यादा अथवा कर रहे हो, इतना विकास चाहिए कर रहे हो, इसीलिए हमको मारने लगे। हम तुरंत भागे वहाँ से। तो फिर जाके दूसरे के घर जाके हम गिर गए। वहाँ से मेरी लड़की जो आई, मैं फ़ोन किया, मेरी लड़की दौड़ती आई, उसको भी मार दिए। मेरी लड़की बेहोश पड़ी है, अभी तक पड़ी है। जो थाने गांव से बोलेरो से उनको उठाकर लेके आए थाने में। थाने से फिर एसओ साहब कहें कि चलो हम दवाई के भेज दे रहे हैं, लेकिन दवा के नहीं भेजें। कहें कि जो है कि रिपोर्ट बाद में आपकी दर्ज होगी है। अभी तक हमारा रिपोर्ट 18 घंटा हो गया। एसओ साहब अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं लिए हैं, न दर्ज कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांग करें कि हमको उचित कार्रवाई करने के हमको चाहिए। उन लोग को जो हमको मारे हैं, हमारे बच्ची को मारे हैं, और जो है कि और कुछ लोगों को, हमारे गांव के लोग 2-3 लोग को भी मार दिए हैं। कैसे वार किए? अथवा बांका से वार किए। हमारे पीछे से टांगी से हमारे ऊपर वार किए। फिर उसी पे मारने लगे। मनोज पांडे कहें चमार भोसड़ी वाले, चमारिया को मारो मारो मारो। तब लगे लोग डंडा पहना से। मैं किसी तरह भागकर दूसरे के घर गया। वहाँ पे फ़ोन किया तो मेरी लड़की आई, प्रिया नाम है, वो दौड़ती आई, चिल्लाती आई। चिल्लाने के बाद वो चंद्रदत्त पांडे, उसको भी मार दिए। अभी तक होश नहीं है। अभी तक सदर हॉस्पिटल में लेके हम एडमिट हैं। हम भी हैं, हमारी बच्ची भी है। अभी आवाज़ नहीं उसकी आ रही है, ज़्यादा चोट लगने के कारण।